ये टेंस की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, सबसे पहला होता है प्रेजेंट। कोई डाउट वो तो बोलते ही हैं, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है सबसे पहले नाउ, और क्या होता है? रनिंग, मतलब अभी चल रहा है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्रिया में ये जो काल वगैरह है ना, यह सब क्रिया में देखा जाता है। क्रिया में क्रिया का ही काल होता है, बाकी के हिस्से का काल नहीं होता है। सहमत है या नहीं है आप लोग? जी सर। जी सर। क्रिया का ही काल होता है। मैंने खा लिया, क्या किया? खाया। मैं खा रहा हूँ, ईटिंग, उसी का ही काल होता है। तो सेंटेंस में क्रिया देखकर ही हम काल का निर्णय करते हैं। और सबसे कठिन जो हमारे सामने काल होता है, वह काल होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में अंग्रेजी में अगर हम देखें तो प्रेजेंट सिंपल कुछ लोग कहते हैं उसको, और कुछ लोग उसको इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं इसे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, अक्सर अनुवाद में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वाक्य रहता है उसको गलत लिखते हैं, ठीक है। हेलो। काल मतलब टेंस, टेंस को ही हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है। काल हमेशा या टेंस हमेशा वर्ब का होता है, न कि किसी और का। जैसे मान लीजिए ईटिंग, ईट, एट, ईटन, यही होता है ना अंग्रेजी में ईट हिसाब से। इसे इनडेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट की अगर आप हिंदी देखेंगे तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनंत, ठीक है। अनंत जो है मतलब कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कब तक जाएगा, ये सब कुछ पता नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वाक्य देता हूँ। अनिश्चित। हाँ, बोलिए बोलिए। अनिश्चित। अनिश्चित। अनिश्चित भी हो जाएगा, वही अनंत है। इंडेफिनिट अनिश्चित या अनंत। अब मान लीजिए मैं लिखूं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये जो वाक्य मैं लिख रहा हूँ देख पा रहे हैं ना आप लोग? अब जैसे मान जी लीजिए सर। ये जो मैं लिखा कि मैं पढ़ता हूँ, अब ये क्या पढ़ता हूँ? कुरान पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, या फिर ग्रामर पढ़ता हूँ, कुछ पता नहीं। अनिश्चित है, अनंत है। ये जो शब्द है यह इंडेफिनिट में आएगा। जैसे मैं रोज आम खाता हूँ, मैं रोज आम खाता हूँ। अब इसमें देखिए दो चीज पता चल रही है ऐसे वाक्य में। जो मैं पढ़ता हूँ, ये जो पढ़ना जो है ये क्या वर्ब है, क्रिया है। इसके अंत में ता लगा हुआ है, देख पा रहे हैं? मैं रोज आम खाता हूँ, यहाँ भी खाना जो है वो वर्ब है, इसमें ता लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब देखिए यहाँ भी खेलना जो है यह वर्ब है, वर्ब या फिर क्या है, क्रिया है। इसमें भी देखिए ते लगा हुआ है। अर्थात किसी भी वाक्य में, वाक्य की क्रिया में ता है, ती है, ते है का अगर प्रयोग हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उसके अनुवाद में आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ता, ते और ती, जब भी क्रिया में आपको ता, ते, ती मिले तो वह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे और उसका अनुवाद उसके अनुसार करेंगे। क्या करेंगे? इसके अनुवाद में सबसे पहले बहुत आसान है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? जो वर्ब हेल्प करे। कैसा वर्ब हेल्प करता है? इज, एम और आर, इसका प्रयोग नहीं होता है। हाँ बोलिए सर। जैसे ता हूँ, ती हूँ, मतलब ता ते या ती ही लगेगा, या ता हूँ, ती हूँ लगेगा सर? कुछ हाँ, भी हूँ क्रिया में लगेगा नहीं लगेगा सर? क्रिया में देखिए वो हाँ हूँ, अब मैं बाद में आऊँगा उस पर, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताया कि आप ता, ते, ती क्रिया में लगा होना चाहिए। क्लियर है ना? अब बाकी चीज़ें मैं अच्छा, स्पष्ट करूँगा यस सर। धीरे-धीरे, ठीक है। उसका सबसे पहला नियम है
कि इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। जब आप इसका अनुवाद करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको आ गया मैं खाता हूँ, खाता हूँ, यदि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट अर्थात यहाँ मैं है, तो मैं का हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी आई, आई, ठीक है, आई। आई। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है, ईट। चूंकि इसमें देखिए इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है, तो आप इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे और बड़ी आसानी से आई ईट कह के मैं खाता हूँ पूरा कर लेंगे इस वाक्य को। स्पष्ट है? राम खाता है, राधा खाती है, लड़के खेलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखने की बात है, इसमें हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब में एकदम याद रखिएगा, क्योंकि अधिकांशतः हम लोग गलत करते हैं। वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होगा। कैसे होगा अब थोड़ा फिर इसका एडवांस में बताऊंगा, ये तो मतलब बेसिक थोड़ा बता दे रहा हूँ। वर्ब में एस ईएस का प्रयोग कैसे होगा, जो बहुवचन नहीं है, एक वचन वाले में। एक वचन या एक वचन में नाम भी आ जाता है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग होगा। बाकी जैसे बाकी क्या बचा, आई, आई को भी हम बहुवचन की श्रेणी में लेते हैं। वी, ये भी वी का मतलब एक से अधिक हो गया। और यू, ये जो यू शब्द है चूंकि एक से अधिक के लिए लगाते हैं, इसलिए इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। स्पष्ट है? वर्ब में एस या एस का प्रयोग, जहां नाम और वचन यहाँ है, यहाँ एस का प्रयोग होगा। और यहाँ जो है नीचे वाला में आई, यू, वी और जो बहुवचन शब्द है, जैसे बच्चे, बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन, हाँ, बच्चा मतलब चाइल्ड एक, ठीक है। तो यहाँ भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ये गांठ बांध के रख लें, अधिकांशतः हम लोग इस तरह की गलती करते हैं। इसी तरह से जब यस या ईएस क्लियर हो गया, तो इसमें अगर निगेटिव हो, निगेटिव कैसे होगा, जैसे मान लीजिए राम नहीं पढ़ता है, इसमें जो निगेटिव होता है, नकारात्मक होगा, नकारात्मक, उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। इस लिहाज से सब्जेक्ट राम है तो अंग्रेजी में हम राम लिखेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं निगेटिव के लिए। तो यहाँ डू होगा या डज होगा, क्या होगा, डज, डज होगा। क्यों? डज। क्योंकि मैंने बताया आपको नाम है, सर एक वचन, एक वचन है, बस एकदम क्लियर है, तो यहाँ डज लगेगा। लेकिन यही अगर हम बच्चे लिखते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ डू हो जाता। राम डज नॉट रीड, ठीक है। ये आपका रेड हो गया, रीड होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका वाक्य हो गया, यहाँ तक स्पष्ट है? किसी को संदेह? बोलिए। नहीं सर। अब नहीं सर। लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी तरह के वाक्य के अनुवाद में गलती करते हैं। अब इसमें ये तो निगेटिव हो गया, अब इसमें प्रश्नवाचक कैसे हुआ? प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्या लगा होता है। प्रश्नवाचक आपको पहले ही बता चुका हूं क्या लगा होता है। अगर मान लीजिए हम कहें क्या राम पढ़ता है या क्या राम नहीं पढ़ता है, कुछ भी ले लेते हैं, पहले हम नॉर्मल ले लेते हैं, क्या राम पढ़ता है, तो इसका क्या होगा, ये जो डू या डज है वह आगे चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे राम डज नॉट रीड, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये जो डज है मैंने आपको पहले ही अनुवाद में बताया, आप लोगों को पता ही है कि ये जो है जब भी क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो वो वाक्य के प्रारंभ में हो जाएगा। ये आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है, राम डज नॉट रीड। क्लियर है यहाँ तक? डज राम नॉट रीड, क्या राम नहीं पढ़ता है, और अगर है क्या राम पढ़ता है तो डज राम, डज नॉट है तो नहीं, और नहीं तो ये होगा। क्लियर है? ये हो गया सबसे आसान तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और मुझे लगता है आज के बाद आप लोग भूल नहीं करेंगे। नियम भले न याद हो, लेकिन आप ये याद रखेंगे
कि अगर वर्ब में ता है, ती है, ते का प्रयोग होगा तो छोटे बच्चे को भी आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो उसको अनुवाद करना आ जाएगा। तो उसमें इज़ एम आर का प्रयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब, अर्थात इज़ एम आर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और जब इज़ एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके साथ एक और रिस्ट्रिक्शन है, यस या यस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग एक वचन और नाम के साथ, नाम भी चूंकि एक वचन ही होता है, और एस या यस का प्रयोग जहां बहुवचन होगा वहां नहीं करेंगे। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्राथमिक रूप है वह स्पष्ट हो गया, तो मैं फिर आगे बढ़ूं, हाँ या ना? ठीक है। अब इसका जो कठिनतम हिस्सा है हम उसकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा इसमें वो ले लेते हैं, 1 मिनट में जरा स्क्रीन का साइज और बड़ा कर दूं। अब इसका जो कठिनतम हिस्सा है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें विशेष कंफ्यूजन होता है। देखिए अब ये किस तरह से इसका प्रयोग होता है। मैं सबसे पहला नियम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया मतलब वर्तमान में, वर्तमान का सामान्य क्रिया क्या बताया था मैंने अभी? जैसे राम आम खाता है, अरे ताते थी तो हो खत्म हो गया। अब मैं इसके सूत्र बता देता हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखें, इसलिए ध्यान से सुनेंगे इसको। राम आम खाता है, इसका मतलब अभी आम खा रहा है, पहले भी खाता था। इसे बोलते हैं सामान्य क्रिया या नॉर्मल या सिंपल। जैसे मैं अगला लिखूं, राधा गाना गाती है, गाना गाती है। ये जो शब्द हैं ऐसे शब्द साधारण या सिंपल प्रेजेंट में आ जाते हैं। ठीक है, पहला सूत्र ये हो गया। तो ता है, ती है, इससे तो हम समझ ही गए, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें ये अभ्यास बताता है। अभ्यास कैसे बताता है? रेगुलर हैबिट अंग्रेजी में कहें तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। रेगुलर हैबिट, रेगुलर हैबिट कैसे हो गया? मैं अगर कहूं कि दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है, यहाँ साथ साथ रहना मतलब उनकी रेगुलर की हैबिट है, रोज ही साथ जाते हैं। या फिर अगर मैं कहूं कि वह दिन रात पढ़ता है आप में से बहुत लोग हैं जो पढ़ते हैं, वह दिन रात पढ़ता है, ये एक हैबिट है, रेगुलर हैबिट मतलब नियमित आदत है। इसलिए ऐसे जो शब्द हैं वे शब्द भी, ऐसे वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप है। इसमें भी वही ता है, ती है पहचान के साथ करेंगे। इसके बाद जो इसका अगला है सामान्य कथन। सामान्य कथन क्या होता है? नॉर्मल जो बातें कहते हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है या पश्चिम में, सूर्य पश्चिम में डूबता है, इसका क्या होगा? अगेन पहचान है, क्रिया में ता लगा हुआ है, लेकिन यह नियमित बात है, सामान्य कथन है। वो वर्ब बोल लीजिए या फिर नॉर्मल सेइंग लिख लीजिए। इसके अलावा प्यार अंधा होता है, क्या होना चाहिए? करने वाला। ठीक है, चलिए जो भी हो, इसको लोगों ने एक वो बना दिया, कॉमन सेइंग बना दिया, प्यार अंधा होता है। तो इसका भी अगर हम अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे? लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड, बहुत आसान है, आप लोगों को आ गया। ठीक है, इसके बाद सामान्य कथन के साथ साथ यह एक नियमितता का भी है। सूर्य पश्चिम में डूबता है अर्थात रोज डूबता है, कल डूबेगा, परसों डूबेगा, हाँ पहले भी डूबता था। तो ऐसे में यहाँ ध्यान रखिए, प्यार अंधा होता है में हमने इज का प्रयोग किया है, याद है? सर सूर्य पश्चिम में डूबता है तो ये ठीक हो गया ना? सर इसमें इज क्यों लगेगा? लव इज ब्लाइंड, हाँ यहाँ के गाड़ी फंस सर गई। यहाँ इस क्यों लगेगा? वहीं एकदम एकदम एकदम, ये प्रश्न जायज है। जिसने भी प्रश्न किया उसने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई दूंगा मैं आप लोगों को। इसका मतलब आप सीख रहे हैं। मैंने बताया कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य कथन होते हैं, उसमें इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। ये जो होता है इसका मतलब इसको हम
कंटिन्यूअस के रूप में इसका जब अनुवाद करते हैं तो कंटिन्यूटी है ना, रेगुलरिटी है, तो इसको हम इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं, यह यहाँ चलेगा। जैसे वह डॉक्टर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और भी वाक्य मैं बताता हूँ। जैसे वह डॉक्टर है, सामान्य कथन मैंने बताया ना, मतलब नॉर्मल बात कह रहे हैं, वह डॉक्टर है, इसका क्या होगा? इसमें ताते थी तो नहीं आया, आया क्या? ही इज अ डॉक्टर, यही होगा ना, ही या शी जो भी आप समझ लें, ही शी इज ए डॉक्टर। क्लियर है? सामान्य कथन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने जाते हैं, उसमें आर एम का प्रयोग कर लेते हैं, ये ठीक है, आपकी मतलब आपका ये तर्क भी ठीक है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक कॉमन सेइंग है तो उसमें इज एम आर का लग सकता है, बिना लव ब्लाइंड कहेंगे तो उसका काम नहीं होगा। वह बुद्धिमान लड़की है, सी इज ए क्लेवर गर्ल। क्लियर है? इसके बाद एक और है, आदत में जैसे आता है कि वह अपना काम खुद करती है, क्या होगा इसका? वह अपना काम खुद करती है, क्या होगा? अरे कोई बोलिए। she does her शी डज हर वर्क She does herself. by herself She या does on her her work own। इसमें देखिए बाई ऑन वगैरह प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, सी डज हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है? या अपना के हाँ, अपना की जगह गृहस्थी लिख देते हैं तो सी डज डोमेस्टिक वर्क हर सेल्फ, इस तरह का प्रयोग होगा। ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 तरीका बताया जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो सकती है, लेकिन जी क्वालिटी एंड प्रोफेशन ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अंश होते हैं, प्यार अंधा होता है, आदमी लंगड़ा होता है, आदमी मूर्ख होता है, आदमी टकला होता है, इस तरह के जो कॉमन है, जो रेगुलर चीज़ें हैं, उसको आप इज का प्रयोग करके कर लेते हैं। इसके बाद कुछ वाक्य और हैं जिनका प्रयोग जब हम अनुवाद करेंगे तो वो रहते तो फ्यूचर के हैं, पर हम उनको अनुदित करते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, क्या होगा इसका? ये किस में है? फ्यूचर में है। Arrives tomorrow. प्राइम मिनिस्टर क्या लिखेंगे? टुमारो। प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो। अराइव्स टुमारो होता है, ठीक है? यहाँ क्या है? नियर फ्यूचर प्लान डेफिनेट में आएगा। ये मेरा जो प्लान है और निश्चितता है सर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो, इसका जो आसान तरीका मैंने सोचा है अपने दिमाग से कि इसका मतलब जो एक तरह से नैरेटिव्स है, प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं ये आपको कोई कह रहा है ना, या फिर कह लीजिए अखबार की जो भाषा है, फ्यूचर की बातें नैरेटिव के रूप में जहाँ प्रयोग किया जाता है उसका अनुवाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और इस तरह का वाक्यांश आपको परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस तरह के वाक्यों के अनुवाद में एकदम सावधानी रखें। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रहे हैं, इसका क्या होगा? प्रधानमंत्री कल, अब मैं यहाँ अमेरिका जा रहे हैं, इसका क्या होगा? पीएम इज गोइंग अमेरिका टुमारो। नहीं, होल्ड ऑन, गोइंग नहीं होगा, ये लीव्स होगा। प्रधानमंत्री कोई ट्रेन थोड़े है, गोज नहीं होगा, प्रधानमंत्री लीव्स होगा। प्रधानमंत्री कोई ट्रेन थोड़े है कि डिपार्ट्स होगा, प्रधानमंत्री लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, ठीक है? क्लियर है? प्रधानमंत्री लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। ये इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे। फ्यूचर की बात नैरेटिव के रूप में जब कही जाए तो उस वाक्य का अनुवाद फ्यूचर में होते हुए भी इंग्लिश में जब उसको लाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। इसके बाद एक और है, कई बार क्या होता है हम लोग कहानी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? कहानी का मतलब क्या होगा? अतीत की बातें, अतीत की बातें जब हम वर्तमान में कह रहे हों, तब इसका भी अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में लेते हैं।
अतीत की बातें कह रहे हैं अर्थात कहानी के रूप में जब प्रस्तुत करें। जैसे मान लीजिए राम ने लंका पर चढ़ाई की, क्या होना चाहिए इसका? राम conquered लंका। आगे अच्छा एक होगा सर। हैं? ये जो है अतीत की बात है राम ना। conquered लंका। हाँ, और कोई और बताएगा आप में से? देखिए यहाँ ये जो वाक्य है, देखिए सुन लीजिए, ठीक है, आप लोग गलत हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अतीत की बातें जब हम वर्तमान में व्यक्त करें अर्थात कहानी के रूप में जो हम व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, कहानी के रूप में, ये भी एक तरह से नैरेटिव हो जाता है, तब इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। कैसे करेंगे? राम क्या अटैक्स या इन्वेड्स, क्या लिखेंगे? इन्वेड्स लंका, हाँ दोनों लिख सकते हैं, लंका एंड किल्स रावण। मेरे स्किल्स रावण में थोड़ा डाउट है, किल्ड रावण होगा ना, रावण को मारा। ये जब नेरेटिव्स में है तो ये दोनों वाक्य मतलब दोनों खंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। राम इन्वेड्स लंका एंड किल्स रावण। ध्यान रहे, एक जगह प्रेजेंट एक जगह पास्ट में भी लिखने की परंपरा है, लेकिन सही प्रयोग अगर आप देखें तो राम इन्वेड्स लंका एंड किल्स रावण, यह सही प्रयोग है। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर, एक बार और समझा दीजिए सर और एक एग्जांपल दीजिए ना सर, और अच्छा होगा। हाँ, और कि एक, अगर कोई पास्ट में कहानी हो तो उसको कैसे प्रेजेंट में कोई लिख सकते हैं? कहानी हम के लोग? रूप में जब हम प्रेजेंट कर रहे हो तो नियम यह कहता है, देखिए हम व्याकरण के नियम से बंधे हुए हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर मेरा मन करे कि ये शर्ट का कॉलर फाड़ दूं, आजकल तो जीन्स फाड़ के लोग पहनते हैं, लेकिन फटी जीन्स पहन के क्या मैं कार्यालय जा सकता हूँ? हाँ या ना? जा सकता हूँ ना? नहीं या जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज फटी जीन्स पहन के चले जाएं तो क्या होगा? हालांकि आजकल तो उन लोगों के लिए ठीक नहीं, ड्रेस कोड नहीं है। इसी तरह से व्याकरण भी एक कोड बनाया गया है, डिफाइंड कोड है, तो उस कोड का पालन करेंगे तभी तो हमारा व्याकरण सही होगा, अनुवाद सही होगा। तो जब कहानी कह रहे हो, जैसे दादी ने बताया, हाँ बेटे रावण चढ़ाई करते हैं, हम लोग कैसे कहते हैं? रावण चढ़ाई करते हैं। कहानी सुनाते हैं आप लोग कि नहीं सुनाते हैं? मान लीजिए लेटेस्ट आपने कोई मूवी देखी हो, जी बोलिए। हाँ बोलिए। सर स्टोरी टेलिंग तो हम डेफिनेट में आता है ना? क्या नहीं समझा अंशु? स्टोरी टेलिंग हमेशा की बात को हम पास्ट की बात को हम प्रेजेंट में कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कहानी, जैसे राम जाते हैं, रावण को मारते हैं, उसके 2 दांत तोड़ लेते हैं, कहानी तो हम लोग ऐसे ही सुनाते हैं ना। मान लीजिए कोई फिल्म आपने देखा, यस सर, यस। तो आप बोलेंगे कि हीरो जाता है, अबरवा जाता है, रुक जा गब्बरवा तुमको मारूंगा, तो अबरवा जाता है, गब्बरवा को मारता है और फिर उसको पकड़ के ले आता है। तो इस तरह के वाक्य जब नैरेटिव्स कहानी सुना रहे हो तो पास्ट की घटना को हम प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। इस नियम का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। एक जैसे पेपर में जैसे आता है ना इंडिया विंस वर्ल्ड कप, तो एकदम घटना तो पहले घट गई है पर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया विंस वर्ल्ड कप, वैसे ही है। बिल्कुल एकदम कहानी जहां सुनेंगे वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। और इसके साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है समाप्त होता है। इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव सब मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई संदेह हो तो बता दें।